डार्क हाउस। सच में लेखक ने इसका नाम क्या सोच के डार्क हाउस रखा था। देख के लगता है ना कोई भूतिया स्टोरी की कहानी है, पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आखिरी की 2 पेज हटा दिया जाए ना तो घंटा पता नहीं चलता कि इसका नाम डार्क हाउस क्यों रखा गया है। अब नाम में परिवर्तन इससे झाड़ रहा हूँ कि अब खुद देखो इस किताब को, इसका कलर कॉम्बिनेशन और इसका नाम क्या लग रहा है। कोई भूतिया स्टोरी की कहानी ना, पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये किताब यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के ऊपर बनी है, वही जिससे आईएएस आईपीएस कलेक्टर वगैरह बनते हैं। अब मैं एक बात कहूँ, जो इंसान यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, वो इस किताब को एक बार जरूर पढ़ना, जिससे आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि यूपीएससी की तैयारी करने में कितने लगे लग जाते हैं। ये किताब यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के ऊपर इतनी ज़्यादा बारीकी से बनाई गई है ना, अगर आपने ये किताब को एक बार पढ़ लिया ना तो आप खुद बोलोगे भैया यूपीएससी रहने तो कुछ और ही कर लेंगे, क्योंकि यूपीएससी ज़िंदगी के ऐसे लगाती है ना कि ज़िंदगी जीने का मन ही उठ जाएगा। और हो भी क्यों ना, यूपीएससी हमें एक ऐसा सपना जीने का मौका देती है जिसे अगर एक बार पा लिया ना तो 7 पुश्तें बदल जाती है। इसी उम्मीद से हजारों बच्चे अपनी ज़िंदगी के लगाने के लिए यूपीएससी की तैयारी करने लग जाते हैं, और इस सपनों को पूरा करने के लिए वो दिल्ली के मुखर्जी नगर आते हैं। अरे वही नगर है जो हमें आईपीएस आईएएस कलेक्टर का सपना जीने का मौका देती है। और सपना इसलिए क्योंकि इसे सिर्फ 1% लोग ही पा पाते हैं, या फिर इससे भी कम। ये सब मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो सच्चाई को जानो, उस हकीकत को समझो जो सच है, जो बेहद ही डरावना है। जब मैं इस किताब को पढ़ना शुरू किया तब मुझे समझ आया कि जो बच्चे अपने सपनों को जीने के लिए अपना घर द्वार छोड़कर एक उम्मीद से उस सपनों को जीने के लिए मुखर्जी नगर आते हैं, उनकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा डरावनी होती है कि आप खुद बोले कि भैया इससे अच्छा कुछ और कर लो। हमारी कहानी शुरू होता है संतोष से, जो यूपीएससी के सपने को जीने के लिए दिल्ली के मुखर्जी नगर आता है, और यहाँ आके उसे अपने लिए किराए का घर, खाने की व्यवस्था और सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन कोचिंग की खोज करनी है। उसे रहने के लिए घर और खाने लायक तो खाना मिल ही जाता है, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कोचिंग, इसे ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि मुखर्जी नगर के ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस लुटेरी है। लुटेरी अपना कोच बेचने के लिए अपने माँ बाप को बेच दे तो समझना मुश्किल नहीं कि वो जगह कितनी ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ हर एक कोचिंग क्लास आपको एक ऐसा सपना दिखाती है ना कि आप खुद बोलेंगे भैया बस यही हमें हमारे सपनों का नैया पार कराएगा। ये समझना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना कोच बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा सफल हो या ना हो, बस किसी तरह अपना पैसे निकल जाए। और संतोष के साथ यही होता है, वो बिना सोचे समझे किसी कोचिंग क्लास में एडमिशन ले लेता है। एडमिशन लिया वो तो ठीक भी है, पर दिक्कत तो ये हो गई कि उसने पूरी की पूरी पेमेंट एक बार में ही कर दी। और अगर एक बार कोचिंग इंस्टीट्यूट के हाथ में पैसे आए ना तो भैया निकालना तो भूल ही जाओ। आपको तब समझ नहीं आएगा जब आपने पैसे दिए होंगे, आपको तो तब समझ आएगा जब कुछ दिन बीत गए होंगे। आप देखोगे कि यहाँ सब आपको लूटने में लगे हुए हैं। पता है, जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था ना तब मुझे पता चला कि टीचर अपनी ही बुक को लिख कर बच्चों को चिपका रहे हैं, और उनका कहना है कि भैया बस ये किताब पढ़ लिया ना तो तुम्हारा आईएएस पक्का। ये पता लगा कि उनका खुद का आईएएस नहीं निकला होता है। ये सब झटपंडू लोग हैं जो अपना किताब बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरी बात मानो, जो भी इंसान यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, वो इस किताब को एक बार जरूर पढ़ लेना, ताकि आपको भी उस झटपंडू लोगों से बच सको, वरना अपने लौड़े लगाना है तो मेरा क्या। अब संतोष तो किसी करोड़पति फैमिली से था नहीं, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से ही था। इसी वजह से वो दूसरे कोचिंग क्लास में तो नहीं जा सकता है। अब तो बेचारों को यहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, पर जो आईएएस बनने के लिए चाहिए ना वो यहाँ नहीं है। देखो, सच्चाई है कि वो जगह टॉक्सिक है जहाँ आपको सब लूटने में लगे हुए हैं, तो ऐसी जगह में आप क्या ही उम्मीद कर सकते हो। अब आगे क्या हुआ होगा ये समझना मुश्किल नहीं है। उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकलता है, और निकलता भी कैसे जहाँ सब लूटने में लगे हुए थे। देखो, अब दिक्कत यह थी कि उसका बाप तो कोई अंबानी के फैमिली से था नहीं जो कोचिंग की फीस बार बार दे सके, पर फिर भी उन्होंने कर्ज लेकर एक बार फिर कोचिंग का फीस इकट्ठा किया। सारे के सारे बाप ऐसे ही करते हैं, खुद को बेच देते हैं अपने बच्चों का सपना पूरा करने के लिए। अब उस बच्चे की मानसिकता को समझ सकते हो कि उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा। अगर वो इस बार भी नहीं कर पाया तो अपने पापा को कैसे शक्ल दिखाएगा। और किसी किसी के पेरेंट्स अपना सब घर द्वार बेच बच कर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। मतलब ये समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि बच्चों की मानसिकता कितनी ज़्यादा बुरी होगी। और अंत में अगर वो सफल नहीं हो पाते तो आत्महत्या के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचता ही नहीं है। मेरी बात शायद आपको उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल रहा होगा, पर यह हकीकत है। ये इतना ज़्यादा डरावना है ना कि शायद ही किसी ने आपको ये बताया होगा। वो काला सच जिसे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हमेशा आपसे छुपाएंगे ताकि आप उनका जेब भरते रहे। चिंता मत करो, हमारा मेन कैरेक्टर संतोष आत्महत्या तो नहीं करता है, पर उसके मन में आता जरूर है। पर अब उसके लिए जीना बद से बदतर होने वाला था, क्योंकि अब उसे जीने के लिए जितनी पैसे की ज़रूरत है उतना तो पैसा मिलने वाला नहीं है। खैर, इन्हीं से भी समस्याओं से इंसान सफल होता है, और वो भी होता है। पर यह कहानी सफलता या असफलता की नहीं है। ये कहानी तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले उन छात्रों की है जो अपना सब घर दौर छोड़ छाड़ कर अपने सपनों को पाने के लिए निकल जाते हैं। पर सफलता कोई एक ही हो सकता है। आपने सफलता की कहानी तो देखी होगी, पर असफलता की कहानी कौन दिखाएगा?
ये कहानी सफलता से कहीं ज़्यादा असफलता को समझाती है, और यह समझाती है कि यूपीएससी सबके लिए नहीं बना है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे 4 साल घिस कर भी यूपीएससी नहीं निकाल पाते। उन्हें पता होना चाहिए उन्हें कब छोड़ना है और कब नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है, खाली यूपीएससी नहीं। पर दिक्कत ये है ना कि यूपीएससी कुत्ता उन्हें ऐसा काटता है ना कि उनकी बीमारी खत्म ही नहीं होती। मैं आपको डिमोटिवेट होने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि कब छोड़ना है पता होना चाहिए। ये किताब आपको मोटिवेट तो करती है, बस सच्चाई से दूर रखकर नहीं। मैंने इस किताब की अच्छी बात तो बता दी है, अब इस किताब की बुरी बात बताता हूँ। इस किताब में 176 पेज है, जिसमें से अगर शुरू के 85 पेज छोड़ भी दिया जाए ना तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें खाली बकैती पे ली गई है, जबरदस्ती की कहानी लिखी गई है जिसका कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरा दिमाग खुद खराब हो गया था। मैं खुद बोल रहा था कि भैया क्या नौटंकी चल रहा है। वो तो आपको तब समझ आएगा जब आप इस किताब को पढ़ोगे। बाकी के 91 पेज ही पढ़ने लायक है और उनका ही मीनिंग निकलता है। और अगर आप इस किताब को पढ़ने के बारे में सोच रहे हो ना तो ध्यान रख कर पढ़ना, क्योंकि इस किताब को अगर मुझे एक्सप्लेन नहीं करना होता ना तो मैं इस किताब को बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, क्योंकि ये किताब पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, जिसके कारण मुझे इसे ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ा। खैर, कम से कम इसी बहाने मैंने आपको बताया तो इस किताब के अंदर क्या है। अब आते हैं डार्क हाउस इसके नाम के ऊपर। इसका मतलब है रेस में दौड़ता ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने भी दाव नहीं लगाया हो, जिसे किसी ने भी जीतने की उम्मीद ना की हो, और वही घोड़ा सबको पीछे छोड़ आगे निकल जाए। देखो, मीनिंग चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पर डार्क हाउस देख कर तो लगता है ना कोई भूत स्टोरी की कहानी है। अब जिसे नहीं पढ़ा होगा तो उसे तो यही लगेगा ना कि इसकी कहानी भूत स्टोरी की कहानी है। मेरी छोड़ो, आप खुद देखो, आपको भी यही लगेगा। देखो, मुझे तो यही लगता है ना, किताब बिल्कुल भी सही इंसान तक नहीं पहुंच रही है, और जिसके पास पहुंच रहा है वो कुछ और सोच के इसको पढ़ रहा है और फिर बाद में गाली आ रहा है। मैं लेखक को एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर वो कभी कोई दूसरा किताब लिखे तो उसे कहानी का नाम उसकी मूल वास्तविकता के ऊपर रखना चाहिए, ना कि उसके अंतिम के 2 पेज के ऊपर। क्योंकि जो इंसान इसे खरीदने वाला है ना, उसे घंटा नहीं पता होता है इसके अंदर क्या लिखा होता है। वो तो इसके नाम को देखकर अनुमान लगाता है कि इसकी स्टोरी कैसे होगी। देखो, इस किताब को वही पढ़े जिसके अंदर धैर्य है, वरना आप इसे खाली खाली ही गाली आओगे, क्योंकि आपको समझ आए उससे पहले आप इस किताब को पढ़ना छोड़ दोगे। अब बस बहुत हो गया, अब मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा। देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, और मुझे बताना कि मुझे वीडियो बनाने के लिए क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है।